हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों को। भव्या जी आपके यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हमारे जो राजस्थान हिस्ट्री की क्लास उसका हमने स्टार्ट की थी और उसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने महाराणा कुंभा के बारे में चर्चा करी। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि महाराणा कुंभा कैसे सारंगपुर युद्ध विजय की याद में किसका निर्माण करवा रहा है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवा रहा है। और विजय स्तंभ को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो विजय स्तंभ को हम कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं। विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, भारतीय मूर्ति कला का, विश्वकोशीय मूर्ति कला का अजायब घर आदि इन नामों से हम विजय स्तंभ को जानते हैं। यह राजस्थान की ऐसी पहली इमारत है जिसके ऊपर क्या जारी हुआ है, डाक टिकट जारी हुआ है। और विजय स्तंभ किसका प्रतीक चिन्ह है, तो राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और वीर सावरकर का जो क्रांतिकारी संगठन है उसका नाम क्या है, अभिनव भारत। उन सभी का यह क्या है कि प्रतीक चिन्ह। और भी हम अब आगे चर्चा कर रहे थे कि हम लास्ट क्लास में कुंभा के स्थापत्य की चर्चा कर रहे थे। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो राइटर हैं उन राइटर का नाम क्या है, कवि राजा श्यामल दास। एक राइटर हुए हैं मेवाड़ में जिनका नाम है कवि राजा श्यामल दास। इनकी एक बुक है मेवाड़ की। जब हिस्ट्री में आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में, कवि राजा श्यामल दास के बारे में और भी बातें पढ़ेंगे। इनकी एक बुक है जिस बुक का नाम क्या है, वीर विनोद। वीर विनोद किताब में कवि राजा श्यामल दास, जो कि वीर विनोद किसके बारे में जानकारी देती है, मेवाड़ के राजाओं के बारे में जानकारी देती है। तो वीर विनोद किताब में कवि राजा श्यामल दास लिखते हैं कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के जो 84 किले हैं, मेवाड़ के 84 किलों में से कितने किलों का निर्माण करवाया है, 32 किले, 32 फोर्ट का निर्माण कौन करवाता है, महाराणा कुंभा मेवाड़ के 84 में से 32 किलो का निर्माण करवाता है। इस बात की जानकारी हमें कौन देती है, इस बात की जानकारी हमें कवि राजा श्यामल दास की किताब वीर विनोद देती है कि मेवाड़ के कितने किले हैं। तो मेवाड़ में कुल कितने किले हैं, 84, जिनमें से 32 किलो का निर्माण, 32 किलो का फॉर्मेशन कौन करवा रहा है, तो महाराणा कुंभा 32 किलो का फॉर्मेशन करवा रहा है। अब हम पढ़ते हैं कि एक एक किलो के बारे में हम पढ़ते हैं कि महाराणा कुंभा द्वारा जो बनाए गए उनमें से हम 32 की 32 किलो को तो हम पढ़ नहीं सकते लेकिन जो किले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम सभी आप उन किलों को देखते हैं कि कौन कौन से है। तो सबसे पहले जो एक किला जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस किले का नाम है कुंभलगढ़। हालांकि आप इसे किला बोल लीजिए, दुर्ग बोल लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। किसी भी किले के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम उस किले के बारे में कि उस किले का क्या महत्व है, रणनीतिक महत्व क्या है उस किले का, उस बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिस समय महाराणा कुंभा ने ये कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका नाम जब हम पढ़ते हैं कुंभलगढ़, तो हमें ये लगता है कि हाँ इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, तो महाराणा कुंभा ने अपने नाम पर इसका नाम रखा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि महाराणा कुंभा की एक रानी थी, उस रानी का क्या नाम था, उस रानी का नाम था कुंभल देवी। उन कुंभल देवी के नाम पर ही इस किले का नाम क्या रखा गया है, कुंभलगढ़ इस किले का नाम रखा गया है। और महाराणा कुंभा जब कुंभलगढ़ दुर्ग बनवा रहे थे, तो उस समय महाराणा कुंभा को ये महसूस हुआ कि उस समय महाराणा कुंभा की राजधानी क्या थी, चित्तौड़ थी। महाराणा कुंभा को ये महसूस हुआ कि जो मेरी राजधानी चित्तौड़ है, इस पर अगर इसका इन फ्यूचर दुश्मन इस पर घेराव कर लेता है तो बहुत जल्दी हम सामना नहीं कर पाएंगे। कि चित्तौड़ एक ऐसी जगह स्थित है कि अगर दुश्मन उस चित्तौड़ के किले को घेर लेता है तो आसानी से उस किले की अनाज सप्लाई, खाद्य सामग्री की सप्लाई वो बंद कर सकता है। इससे किले में रहने वाले लोगों को, मंत्रियों को, राजा को, उनकी सेना को या प्रजा को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए महाराणा कुंभा अपनी राजधानी किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर चाहते थे कि जहां पर पहली बात तो दुश्मन उसको आसानी से घेर भी ना पाए, और अगर फिर भी दुश्मन उसको घेर लेता है तो क्या किया जा सके कि उसका डटकर सामना किया जा सके। इसलिए महाराणा कुंभा की ये तलाश कहां पर जाकर खत्म होती है, तो वह तलाश कुंभलगढ़ दुर्ग में जाकर खत्म होती है। यानी कि एक सेफ जोन के लिए इस किले का क्या करवाते हैं, महाराणा कुंभा निर्माण करवाते हैं कि इमरजेंसी टाइम में ये दुर्ग में जाकर वह शरण ले सके। अब हालांकि ये सोच लेकर तो महाराणा कुंभा ने इसके लेकर निर्माण करवाया था, लेकिन यह आगे भी चलकर मेवाड़ के जो भी बाकी राजा महाराणा कुंभा के वंशज जो है उन सभी के ये किला काम आए, इसलिए कि इमरजेंसी के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। इसलिए इस किले को क्या कहते हैं, इस किले को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। तो आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की संकटकालीन कैपिटल, इमरजेंसी कैपिटल मेवाड़ की कौन है, तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है कुंभलगढ़ का दुर्ग। दूसरी बात करते हैं कि जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भारमल की सहायता से किसकी हत्या कर देते हैं, रायमल की हत्या कर देता है। रायमल की हत्या के बाद में रायमल का परिवार
चित्तौड़ छोड़कर भाग जाता है। उनका पीछा कौन करता है? चित्तौड़ का जो रावचुंडा जी हैं वह उनका पीछा करते हैं, लेकिन वह उनको पकड़ नहीं पाते, लेकिन वह राठौड़ की राजधानी मंडौर पर अधिकार कर लेते हैं। अब महाराणा कुंभा के पास में जैसे ही रावचुंडा किस पर अधिकार कर लेते हैं? मंडौर पर अधिकार कर लेते हैं। तो महाराणा कुंभा के पास में पहले से क्या है? मेवाड़ है। अब वह मंडौर पर अधिकार करने के बाद में उनके पास में क्या आ जाता है? उनके पास में मारवाड़ भी आ जाता है। अब महाराणा कुंभा की राजधानी मेवाड़ यानी कि चित्तौड़, और वह अब किस पर उनको शासन करना है? उनको साथ के साथ में मेवाड़ के साथ में उनको मारवाड़ पे भी शासन कर रहा है। अब इतनी दूरी से वह मारवाड़ को अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे, इसलिए भी महाराणा कुंभा को यह लगा कि किसी मैं ऐसे स्थान पर अपनी राजधानी का स्थानांतरण करूं जहां से मैं मारवाड़ पर भी बराबर नजर रख सकूं और मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर भी नजर रख सकूं। और यह किला जो महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग का। यह किला सेम उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर था कि जहां से मेवाड़ पर भी नजर रखी जा सके और मारवाड़ पर भी नजर रखी जा सके, इसलिए इसको क्या बोलता है? इसलिए इसको मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी, मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। कि इस किले को जिस समय इस किले का निर्माण किया जा रहा था उस समय महाराणा कुंभा के पास में क्या था? उस समय महाराणा कुंभा के पास में मारवाड़ भी था, और जो कि मारवाड़ जोधा को कब सौंपा जाता है? 1453 की आलबाल संधि में राव जोधा को मारवाड़ सौंपा जाता है। उससे पहले मारवाड़ पे कौन शासन करते थे? महाराणा कुंभा का दिन मारवाड़ था, इसलिए मारवाड़ पर भी नजर रखने के लिए कौन से दुर्ग बनवा रहे हैं? वह कुंभलगढ़ दुर्ग। इसलिए इस दुर्ग को क्या बोलता है? मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी इस दुर्ग को कहा जाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। अब बात करें कि इसका जो वास्तुकार था कि इस किले को आखिर बनाया किसने, तो ध्यान रखना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार था उसका नाम था मंडन। तो वास्तुकार था, जो आर्किटेक्ट था जिसने इस किले की डिजाइन की है, जिसने इस किले का निर्माण करवाया। तो आपको ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार का नाम क्यों? क्योंकि ये जो मंडन है वह महाराणा कुंभा के दरबार में क्या थे? दरबारी भी थे, और साथ ही साथ में यह किताबें भी लिखते थे। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन है? कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार है मंडन। इसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ की इमरजेंसी कैपिटल या मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी, वास्तुकार है मंडन। जब इस किले को अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और अकबर के साथ में एक इतिहासकार आता है, उस इतिहासकार का नाम है अबुल फजल। जब अबुल फजल इस किले को देखता है तब वह इस किले के बारे में बोलता है कि यह किला इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि अगर कोई व्यक्ति जमीन से इस किले को देखे तो उसके सिर की पगड़ी गिर जाए। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में यह कथन किसका है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए? तो ध्यान रखना है कि यह कथन किसका है? अबुल फजल का, जो कि किसके बारे में है? अबुल फजल यह कथन किसके बारे में बोल रहा है? अबुल फजल कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बोलता है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से देखने पर क्या गिर जाए? सिर की पगड़ी, सिर की पगड़ी गिर जाए। और यह कथन अबुल फजल सिर्फ कुंभलगढ़ के बारे में नहीं, अबुल फजल जहां जहां फिर पूरे राजस्थान घुमा हुआ है, और वह जिस जिस किले में भी जाता था उसके बारे में कुछ ना कुछ यह कथन कहता ही था। जैसे कि जैसलमेर के किले के बारे में उसका कथन क्या है कि यहाँ पर पहुंचने के लिए किसकी टांगे होनी चाहिए? लोहे की टांगे होनी चाहिए। बाकी हम जब आगे राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे तो और भी देखेंगे, अबुल फजल के बारे में भी हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में काफी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम सिर्फ इतना पॉइंट है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल का क्या कथन है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से देखने पर आदमी के सिर की क्या गिर जाए? पगड़ी गिर जाए। अब अबुल फजल ने एक कथन कहा गया है, तो फिर जो राजस्थान के जो इतिहास के पिता हैं उनका नाम क्या है? जेम्स टॉड। उन्होंने भी इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में किससे तुलना की है? तो ध्यान रखना है कि एस्ट्रुकन, एस्ट्रुकन नाम का एक किला है, एस्ट्रुकन किले से इसकी तुलना की है। कि जब जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कुंभलगढ़ दुर्ग को देखा तो इन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा किला तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, वह कौन सा किला है? हमारा एस्ट्रुकन का किला, जो कि किसके समान है? वह है हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग के समान है। तो ध्यान रखना है कि जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किससे की है? तो एस्ट्रुकन किले से, जो कि कहाँ पर स्थित है? एस्ट्रुकन किला यह इंग्लैंड में स्थित है, यानी कि
उस समय जो ब्रिटिश एम्पायर था उसके अंदर कौन सा किला था? एस्ट्रोगन किला, जिससे एस्ट्रोगन किले से जेम्स टोड किसकी तुलना कर रहा है? हमारे राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना कर रहा है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में दो इतिहासकारों का क्या मत है, वे इसके बारे में कह सकते हैं। अब महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया था? इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी टाइम में। इसलिए किसी भी दुर्ग का अगर हम कोई भी इमरजेंसी के लिए कोई भी चीज बनवाते हैं तो वह एकदम से मजबूत होनी चाहिए कि उसकी मजबूती का भरपूर ध्यान रखा जाता है। या फिर ऐसे भी मान के चलिए कि आज भी हम घर वगैरह बनवाते हैं तो उसकी प्रॉपर मजबूती का ध्यान हम रखते ही हैं, वैसे ध्यान महाराणा कुंभा ने रखा था। अब यह तो बना भी सुरक्षा के लिए रहे थे, इसलिए महाराणा कुंभा ने क्या किया कि जो इसका परकोटा है कुंभलगढ़ दुर्ग का, वह इतना बड़ा था कि इस दुश्मन आसानी से इस पर आ नहीं सकते थे। तो ध्यान रखना है कि जो परकोटा है उसकी अगर बात करें लंबाई की, तो जो चीन की दीवार जिसको सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी दीवार बोला जाता है, तो ध्यान रखना है कि उसके बाद में कोई सबसे बड़ी दीवार है तो वह कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटे की दीवार है। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो यह लंबाई कितनी है? तो 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी बात करें चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई इतनी है कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। मतलब भाई साहब उस टाइम का क्या था, ये 4 लेन था कि क्या इतनी इसकी चौड़ाई कितनी है कि यहाँ पर 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह किले की वह कौन सी प्राचीर है जिस पर 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि वह किला कौन सा है, हमारा कुंभलगढ़ का दुर्ग है, जिसकी लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। और इसकी वास्तुकार का नाम क्या है? मंडन इसके वास्तुकार का नाम है। अब महाराणा कुंभा ने इसको किले को बनवाया था तो जाहिर सी बात है उसके साथ में रहेंगे। तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो सबसे ऊपरी भाग है, ध्यान रखना है आपको, सबसे ऊपरी भाग कुंभलगढ़ दुर्ग का जो सबसे ऊपरी भाग है उसको एक नाम से, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है कटारगढ़। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? कटारगढ़ कहलाता है। और कटारगढ़ इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि यहाँ से पूरे मेवाड़ पर क्या रखी जा सकती है? नजर रखी जा सकती है। पूरा मेवाड़ यहाँ से दिखाई देता है, पूरा मेवाड़ यहाँ से दिखाई देता है। इसलिए कटारगढ़ को और किस नाम से जानते हैं? कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख बोलते हैं। कटारगढ़ को और क्या बोलते हैं? मेवाड़ की आंख। अब चूंकि यह सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था इसलिए यह क्या था? कुंभा का निजी आवास, कि स्वयं कुंभा यहाँ पे रहते थे। तो यह क्या था? कुंभा का निजी आवास। तो हालांकि हमने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करी कि कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करी कि इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, जिसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी बोलते हैं, मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी बोलते हैं। और इसके वास्तुकार का क्या नाम था? इसके वास्तुकार का नाम था मंडन। इसके अलावा और हमने बात करी कि अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से देखने पर क्या गिर जाए? सर की पगड़ी गिर जाए। और जेम्स टॉड ने इसके लिए की तुलना किससे की है? तो एस्ट्रोस्कन के किले से इसकी तुलना की है। इसके अलावा हमने देखा था कि इसका जो परकोटा है, जो रैम्पार्ट है, वह कितने किलोमीटर लंबा है? 36 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई इतनी है कि यहाँ पर क्या दौड़ सकते हैं? 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। जो इसका सबसे ऊपरी भाग है वह क्या कहलाता है? वह कटारगढ़ कहलाता है, जो उसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ की आंख बोलते हैं। और एक तरह से यह कुंभा का निजी आवास था। अब कोई भी किला बन रहा है तो उस समय राजा महाराजा क्या लगाते थे? प्रशस्ति लगाते थे। इसलिए इस किले के बाहर में जो प्रशस्ति लगी हुई है वह इसी किले के नाम से है। उसका नाम क्या है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जो कि कौन से किले में लगी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग के किले में रखी हुई है। प्रशस्ति, यह प्रशस्ति किसने लिखी है? तो ध्यान रखना है कि महेश भट्ट। इस प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो इस प्रशस्ति के लेखक है महेश भट्ट। और अगर आपसे टाइम पूछे कि यह प्रशस्ति किस टाइम की है, तो ध्यान रखना है कि 1460 ईस्वी। 1460 ईस्वी की यह प्रशस्ति है। और यह प्रशस्ति किसकी जानकारी देती है? कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण की जानकारी देती है। जाहिर सी बात है महाराणा कुंभा के शासनकाल में लगी है, इसलिए ये और किसकी जानकारी देंगी? महाराणा कुंभा की जानकारी देंगी। और महाराणा कुंभा के बारे में इसमें सिर्फ स्पेशल 2 बातें लिखी गई हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा के बारे में क्या लिखी गई है कि जो कुंभा है, कुंभा को किसका अवतार बताया गया है? यहाँ पे धर्म का अवतार बताया गया है। और साथ के साथ में इनको दानवीर बताया गया है। महाराणा कुंभा को दानवीर बताया गया है। और किसके समान दानवीर बताया गया है? तो महाभारत काल के जो कर्ण थे और जो राजा भोज,
उनके समान कुंभा को क्या बताया गया है? राजा भोज के समान दानवीर बताया गया है। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महाराणा कुंभा को धर्म का अवतार कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है? तो महाराणा कुंभा को धर्म का अवतार कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया है। और इनको किसके समान दानवीर बताया गया है? तो इनको कर्ण के समान और राजा भोज के समान में इनको दानवीर बताया गया है। तो ये भी आपको लोगों को ध्यान रखना है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है? महेश भट्ट। कौन सी ईस्वी में लिखी गई है? 1460 ईस्वी में यह कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी गई है। अब बात करें कि और किलों की, तो अगला किला है जिसका नाम है, जो भी मेवाड़ के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस किले का नाम है अचलगढ़ दुर्ग। कौन सा किला है? अचलगढ़ दुर्ग, जो कि कहां पर है? हमारे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे गुजरात की सेना की सहायता कौन कर रहा है? सिरोही का राजा सैसनुल देवड़ा कर रहा है। इसलिए कुंभा कहां पर अटैक कर रहा है? सिरोही के ऊपर अटैक कर रहा है। जब वह सिरोही पर अटैक करता है तब वह कौन से किले पर अधिकार कर लेता है? अचलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। यानी कि अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया। कुंभा यहाँ पर क्या कर रहा है? कुंभा सिर्फ यहाँ पर अधिकार कर रहा है। तो बाद में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना है कि जिस समय राजस्थान में परमारों का राज था, तो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कौन करवाता है? परमारों ने। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? परमारों द्वारा निर्माण किया जाता है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण परमारों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर कुंभा कब कब्जा कर रहा है? 1452 ईस्वी में। 1452 ईस्वी में कुंभा यहाँ पर कब्जा कर लेता है और यहाँ पर क्या करवाता है? कुंभा द्वारा यहाँ पर पुनर्निर्माण करवाया जाता है। महाराणा कुंभा द्वारा पुनर्निर्माण। महाराणा कुंभा द्वारा यहाँ पर पुनर्निर्माण कब करवाया जाता है? अचलगढ़ दुर्ग का 1452 ईस्वी में, जो कि पहले किसके पास था? सिरोही के देवड़ा के पास था। और ये किसने द्वारा निर्माण करवाया है? तो परमारों द्वारा निर्माण करवाया गया है। इस किले के बारे में ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो मूर्तियां लगी हुई हैं। इस किले में क्या लगी हुई हैं? दो मूर्तियां। किस किस की लगी हुई हैं? तो ध्यान रखना है कि महाराणा कुंभा व उनके पुत्र, कुंभा व उनके पुत्र, जिसका नाम हम पढ़ेंगे उदा, उनके पुत्र उदा की, जिनको क्या बोलते हैं? इन मूर्तियों को क्या बोला जाता है? इन मूर्तियों को सावन भादो। इस किले में दो मूर्तियां लगी हुई हैं। किस किस की मूर्तियां लगी हुई हैं? तो कुंभा व उसके पुत्र उदा की मूर्तियां लगी हुई हैं, जिस मूर्तियों को क्या कहा जाता है? उन मूर्तियों को सावन भादो कहा जाता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सावन भादो नामक मूर्तियां किस किले में लगी हुई हैं? वह अचलगढ़ दुर्ग में लगी हुई हैं, जो कि किसने निर्माण करवाया था? अचलगढ़ दुर्ग का परमारों ने करवाया था। कुंभा कब इस पर अधिकार करता है? 1452 ईस्वी में, और इसका पुनर्निर्माण करवाता है। यहाँ पर दो मूर्तियां लगी हुई हैं, जिनको क्या बोला जाता है? सावन भादो। दो मूर्तियां किस किस की हैं? कुंभा व उसके पुत्र उदा की हैं। इसके अलावा भी हम पढ़े और दुर्गों के बारे में पढ़े, तो उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बस आपको नाम याद रखने। एक दुर्ग बसंतगढ़, एक दुर्ग भोमट, एक दुर्ग है भोमट दुर्ग, मचान। हालांकि इनके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन इनके बारे में पढ़े। तो जैसे कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि मेवाड़ का एक नाम हमें क्या मिलता है? जब मेवाड़ के प्राचीन नामों की हम बात करते हैं तो मेवाड़ का एक नाम मिलता है हमें मेदपाट। वो संभवतः इसलिए रखा गया होगा क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि पहले कौन सी जनजाति का राज रहा हो? मेर या मेद जनजाति का राज रहा हो। लेकिन कुंभा के समय में एक जनजाति थी, वह कौन सी जनजाति थी? मेर जनजाति, जो कि समय समय पर क्या करती थी? विद्रोह करती थी। अब इसलिए उस विद्रोह को दबाने के लिए, ताकि यह विद्रोह बाकी पूरी प्रजा में ना फैले, इसलिए इनको कंट्रोल करने के लिए महाराणा कुंभा एक किले का निर्माण करवा रहे हैं। कौन से किले का? मचान दुर्ग का। तो ध्यान रखना है, मचान दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने। किस लिए? मचान जनजाति पर नियंत्रण हेतु। महाराणा कुंभा इस किले का निर्माण क्यों करवाता है? मचान जनजाति पर नियंत्रण हेतु इस किले का निर्माण करवाता है। और उसी समय मेवाड़ में एक और जनजाति थी, उसका नाम क्या था? भील जनजाति। तो भील जनजाति पर नियंत्रण हेतु कौन सा किला? तो भोमट। भील जनजाति पर नियंत्रण हेतु कौन सा किला बनवा रहे हैं? भोमट का। और मचान मेर जनजाति पर नियंत्रण हेतु कौन सा किला बनवा रहे हैं? तो मचान दुर्ग बनवा रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि महाराणा कुंभा के समय में कौन सी जनजाति को विद्रोह था? तो महाराणा कुंभा के समय में
भील और मेयर जनजाति का विद्रोह था, जिनके दबाने के लिए एक तो भील जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए कौन सा दुर्ग, भोमट का दुर्ग, और मेयर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए कौन सा दुर्ग बनवाया था, मेयर जनजाति के लिए मचान दुर्ग बनाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर कुंभा ने और क्या क्या स्थापित करवाया था, तो ध्यान रखना है कि कुंभा ने मंदिर भी बहुत बनवाया था। वैसे एक फेमस मंदिर है, जिस मंदिर का नाम क्या है, कुंभ स्वामी। कौन सा मंदिर है, कुंभ स्वामी का मंदिर। तो ध्यान रखना है कि कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ क्यों नाम है, क्योंकि महाराणा कुंभा द्वारा बनाया जा रहा है। किस भगवान को समर्पित है, महाराणा कुंभा किस भगवान के आराध्य आराध्य मानता था, किस भगवान को, तो भगवान विष्णु को। तो कुंभ स्वामी का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि कुंभा इस मंदिर का निर्माण 3 किलो में करवाता है, एक जगह नहीं 3 जगह करवाता है। सबसे पहले तो कहाँ पर करवा रहा है, चित्तौड़ में। इसका निर्माण कहाँ पे करवा रहा है, चित्तौड़ में। दूसरा, उसका जो प्रमुख संकटकालीन राजधानी थी वह थे कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में भी इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तीसरा कौन से दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग। तो आपको ध्यान रखना है कि महाराणा कुंभा द्वारा जो मंदिर निर्मित है वह कौन सा मंदिर निर्मित है, वह कुंभ स्वामी का मंदिर है, जो कि कुंभा कितनी जगहों पर बनवाता है, वह 3 जगह। कौन सी, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ में वह मंदिर बनवाता है। अगर दूसरे मंदिर की हम बात करें कि दूसरी जगह कौन सा मंदिर महाराणा कुंभा के शासन काल में जो प्रमुख मंदिर हमें देखने को मिलता है, तो उस मंदिर का नाम है श्रृंगार चौरी का मंदिर, जिसको वह क्या है, एक जैन मंदिर है। तो बात करें दूसरे मंदिर की, तो उस मंदिर का नाम है श्रृंगार चौरी मंदिर, जिसको शांतिनाथ जैन मंदिर बोलते हैं। तो एक मंदिर और है, शांतिनाथ जैन मंदिर, जिसका दूसरा हमें क्या नाम मिलता है, श्रृंगार चौरी मंदिर। हालांकि मैं चौरी का मतलब आपको समझाता हूं कि यहाँ पर जो चौरी का मतलब है, चौरी से मतलब है यहाँ पे मंडप। हमारे शादी ब्याह होती है, लड़की की जब शादी होती है तो वहां पर क्या बांधते हैं, मंडप बांधते हैं। संभवतः यहाँ पर किसी राजकुमारी की शादी हुई होगी, और दुर्ग में संभवतः किसी राजकुमारी की शादी हुई होगी, तो उसके लिए क्या बांधा गई होगी, चौरी या फिर मंडप बांधा गया होगा। उस स्थान पर ये मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, इसको श्रृंगार चौरी मंदिर का नाम देते हैं। हालांकि आप अंदाजा लगा सकते हो कि हो सकता है राजकुमारी का नाम श्रृंगार कंवर हो, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर संभवतः क्या बांधा गया होगा, मंडप बांधा गया होगा। जब हम मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें एक कर के बारे में पढ़ेंगे, जो भी किससे रिलेटेड है, मेवाड़ से रिलेटेड है। कौन सा कर है, चौरी कर, जो भी किसके समय में लिया जाता था, वह भी लड़कियों की शादी के समय में लिया जाता था। तो चौरी का मतलब क्या होता है, चौरी राजस्थानी भाषा में मंडप को बोलता है। मंडप का मतलब क्या होता है, चौरी। उस किसी मंडप के पास में यह मंदिर बना है, कौन सा मंदिर है, शांतिनाथ जैन मंदिर बना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको इसका दूसरा नाम हमें क्या मिलने को मिलता है, श्रृंगार चौरी भी मंदिर मिलने को मिलता है। और यह किसने बनवाया था, तो ध्यान रखना है कि यह बेल का भंडारी ने बनवाया था। बेल का भंडारी कौन था, कुंभा का कोषाध्यक्ष था। तो ध्यान रखना है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो बेल का भंडारी। आपको यह ध्यान रखना है, बेल का भंडारी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह कौन थे, यह महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष थे। यानी कि वित्त मंत्री। अब आप एक बात नोटिस कीजिए कि महाराणा कुंभा चित्तौड़ के किले में, और यह मंदिर की लोकेशन कौन सी है, तो ध्यान रखना है कि यह चित्तौड़ में है, चित्तौड़ में स्थित है। अब आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि महाराणा कुंभा वह राजा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वह युद्ध भी कर रहा है, स्थापत्य भी कर रहा है, मंदिरों का निर्माण भी करवा रहा है। लेकिन स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर यह मंदिर, जो कौन सा मंदिर है, शांतिनाथ जैन मंदिर, यह जैन समुदाय का मंदिर है। यानी कि कुंभा एक तरह से किस प्रकार का राजा है, वह सहिष्णु राजा है, कि उसके राज दरबार में वह खुद हिंदू है, खुद हिंदू भगवानों में आस्था रखता है, लेकिन वह अन्य धर्मों के लोगों को भी वह बराबर से सम्मान दे रहा है। वह अपने विजय स्तंभ में अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखवा कर किसको सम्मान दे रहा है, मुस्लिम धर्म को। उसका कोषाध्यक्ष कौन है, वह एक जैन समुदाय का व्यक्ति है। और तो और वह जैन समुदाय के उस व्यक्ति को अपने राजधानी या अपने दुर्ग में जमीन दे रहा है, किसके लिए, मंदिर निर्माण के लिए, जो कि अन्य धर्म का है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस आधार पर कभी आपको मेंस में लिखना पड़ जाए कि आप किस आधार पर बोल सकते हो कि कुंभा एक सहिष्णु राजा है, तो आप ये 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हो कि विजय स्तंभ में अरबी भाषा में अल्लाह शब्द कितनी बार लिखवा है,
9 बार 7 के साथ में उनके कोषाध्यक्ष कौन थे? बेल का भंडारी, जिन्होंने चित्तौड़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया है? शांतिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया। और इनके समय में एक और फेमस हमें जैन मंदिर देखने को मिलता है, उस मंदिर का नाम है रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर, जो कि कौन से जिले में है? यह पाली जिले में है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? रणकपुर जैन मंदिरों की लोकेशन कहाँ पे है? पाली। रणकपुर जैन मंदिर जिस जगह पर स्थित है वहां पर क्या है? मंदिर ही मंदिरों का समूह है। और इस मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? इस मंदिर का निर्माण आपको ध्यान रखना है कि एक जैन व्यापारी है जो कि कुंभा के दरबार में आते हैं। वह कुंभा के दरबार में आते हैं और कुंभा से क्या बोलते हैं कि हम आपके राज्य में किसका निर्माण करवाना चाहते हैं? एक मंदिर का निर्माण करवाना चाहते हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए? आपकी सहायता चाहिए और आप हमें मंदिर निर्माण के लिए क्या दीजिए? भूमि अनुदान दीजिए। तो ध्यान रखना है कि रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण कब होता है? 1439 ईस्वी में। 1439 ईस्वी में किसके द्वारा किया जाता है? जैन व्यापारी धरणक्षा। जैन व्यापारी धरणक्षा द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और इसके लिए कुंभा क्या करते हैं? कुंभा भूमि अनुदान, कुंभा द्वारा भूमि अनुदान कितना? 100 बीघा। कुंभा द्वारा भूमि अनुदान, अनुदान का मतलब दान। कुंभा द्वारा भूमि अनुदान दिया जाता है। कितना दिया जाता है कुंभा द्वारा भूमि अनुदान? यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, 100 बीघा। और रणकपुर जैन मंदिर क्या है? पूरी तरह से जैन भगवानों को समर्पित है, कि जो भी जैनों के भगवान हुए हैं उनके लिए यहाँ पर छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं। इसलिए रणकपुर जैन मंदिरों में के बारे में हमें पूछना है कि इसका निर्माण कब होता है? 1439 ईस्वी में। कौन करवाता है? जैन व्यापारी धरणक्षा करवाता है। और अगर इसके बात करें तो मेथाई नदी, एक मेथाई नदी है उसके पास में यह है। तो मेथाई नदी किनारे, मेथाई नदी किनारे इसका निर्माण किया जाता है। और अगर बात करें इसके वास्तुकार की, बात करें अगर इसके वास्तुकार की, तो इसके वास्तुकार का नाम है देपाक। इसके वास्तुकार का हमें क्या नाम मिलता है? तो इसके वास्तुकार का नाम हमें मिलता है देपाक। तो ध्यान रखना है कि रणकपुर के जैन मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह मेथई नदी के किनारे स्थित है। कब निर्माण होता है? 1439 ईस्वी में। कौन करवाता है? जैन व्यापारी धरणक्षा करवाता है। कुंभा द्वारा कितनी भूमि अनुदान दी जाती है? 100 बीघा भूमि अनुदान दी जाती है। वास्तुकार का नाम क्या है? देपाक इसके वास्तुकार का नाम है। और यहाँ पे जो सबसे प्रमुख मंदिर है, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे मंदिर ही मंदिर है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक प्रमुख मंदिर है जो कि देखने में बहुत सुंदर है। तो सबसे जो प्रमुख मंदिर है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं चौमुखा मंदिर। रणकपुर जैन मंदिरों में सबसे जो प्रमुख मंदिर है उस मंदिर का क्या नाम है? चौमुखा मंदिर है। और इस चौमुखा मंदिर को स्पेशली क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर इस मंदिर को आप देखोगे तो यहाँ पर स्तंभ स्तंभ यानी कि पिलर ही पिलर लगे हुए हैं। और पिलरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो पिलरों की संख्या 1444। इतने क्या लगे हुए हैं? यहाँ पे स्तंभ लगे हुए हैं। इसलिए इस मंदिर को क्या बोला जाता है? इसलिए इस मंदिर का एक उपनाम मिलता है, वह नाम है स्तंभों का अजायब घर। स्तंभों का अजायब घर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्तंभों का अजायब घर कौन से मंदिरों को बोला जाता है? रणकपुर के जैन मंदिरों में चौमुखा मंदिर को क्या बोला जाता है? स्तंभों का अजायब घर, जो कि कौन सी नदी के किनारे है? मैथाई नदी के किनारे यह स्थित है। और कितने स्तंभ है? 1444 इसमें स्तंभ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्तंभों का अजायब घर। और पूछा जाए कौन से भगवान को समर्पित है? तो ये आदिनाथ जी को, आदिनाथ जी का यह मंदिर है, जो कि क्या है? रणकपुर के जैन मंदिरों में है, जो कि क्या है? सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा मंदिर है? हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? रणकपुर जैन मंदिर की। तो अभी हमने मंदिर स्थापत्य पढ़ा, हमने कुंभ स्वामी मंदिर के बारे में पढ़ा, जिसको कुंभा 3 जगह बनवा रहा है। कहाँ कहाँ पे? चित्तौड़, कुंभलगढ़ और रतलगढ़ में। शांतिनाथ जैन मंदिर जिसका दूसरा हमें क्या नाम मिलने देखने को मिलता है? श्रृंगार चौरी मंदिर। कहाँ पे है ये? चित्तौड़ में। कौन निर्माण करवा रहा है? बेल का भंडारी, जो कि क्या है? कुंभा का कोषाध्यक्ष है। इसके अलावा हमने बात करें रणकपुर के जैन मंदिरों की, जिसकी लोक संख्या है पाली। कौन करवा रहा है? जैन व्यापारी धरणक्षा 1439 ईस्वी में। कुंभा 100 बीघा के लिए भूमि अनुदान देता है। यहाँ मंदिरों का एक समूह है और सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा है? चौमुखा मंदिर है। और इसके वास्तुकार का नाम देपाक है। चौमुखा मंदिर में कितने स्तंभ है? 1444, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको स्तंभों का अजायब घर कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कुंभा के बारे में, किलों के बारे में पढ़ा और हमने मंदिर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कुंभा के शहर के बारे में। कुंभा एक साथ साथ में कुंभा एक कुशल सेनापति था, अच्छा निर्माण करता था, साथ के साथ में साहित्य में बहुत रुचि लेता था। और कुंभा ने स्वयं खुद ने भी काफी सारी किताबें लिखी हैं और वह म्यूजिशियन भी था। तो हम पढ़ते हैं
साहित्य में, और म्यूजिशियन था इसलिए वह क्या बजाता था, वीणा बजाता था। तो उससे पहले एक जानकारी रख लेते हैं कि जो कुंभा के जो संगीत गुरु हैं, साहित्य पढ़ने से पहले हम चर्चा करते हैं कुंभा के जो संगीत गुरु हैं वह कौन थे, सारंग व्यास। कि कुंभा को इंटरेस्ट किस में था, म्यूजिक में था, इसलिए वे सारंग व्यास के पास क्या लेने जाते थे, कोचिंग लेने जाते थे। और जैन को क्या बजाना सिखाते थे, कुंभा को वीणा बजाना सिखाते थे। तो कुंभा क्या करता था, वीणा बजाता था। महाराणा कुंभा क्या बजाते थे, वीणा बजाते थे, इसलिए शायद उनको एक उपाधि क्या मिली हुई है, वीणा वादन प्रवीण। तो महाराणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, महाराणा कुंभा वीणा बजाया करते थे। महाराणा कुंभा वीणा बजाया करते थे। और इनके संगीत गुरु का क्या नाम था, इनके संगीत गुरु का नाम था सारंग व्यास, जो कि महाराणा कुंभा इनके पास में क्या लेने जाते थे, ट्यूशन लेने जाते थे। अब हम बात करते हैं महाराणा कुंभा के साहित्य की। अब क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि महाराणा कुंभा किसमें संगीत में इंटरेस्ट लेता है, तो बंदे ने संगीत के ऊपर भी किताबें रखी हैं। तो हम देखते हैं कि महाराणा कुंभा की कुछ किताबों के नाम है, मैं पहले आपको लिख देता हूँ, फिर एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले महाराणा कुंभा की पुस्तक का नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। यह निम्न जो किताबें आप देख रहे हो यह किसके द्वारा लिखी गई हैं, यह महाराणा कुंभा की किताबें हैं। तो आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा कि महाराणा कुंभा की पुस्तकों के क्या नाम है, तो आपको ध्यान रखना है महाराणा कुंभा की बुक्स जो आप देख रहे हो कौन कौन सी बुक्स हैं यहाँ पे, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज और हरिवर्तिका। और इसके अलावा एक और किताब है उसका नाम है संगीत क्रम दीपिका, जो भी म्यूजिशियन म्यूजिक के ऊपर है। महाराणा कुंभा का किसमें इंटरेस्ट था सबसे ज्यादा, म्यूजिक में, इसलिए उन्होंने म्यूजिक के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी है। आप देखोगे कि जिन जिन भी किताबों का संगीत लिख रहा है वह किसकी जानकारी देते हैं, वह सिर्फ म्यूजिक की जानकारी देते हैं। तो एक बार आपको नाम याद रखना है कि महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन कौन सी पुस्तक है। तो एक बार आप नाम देखिए कौन सी है, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत राज और हरिवार्तिका है। इसमें अगर हम बात करें इन किताबों की, तो जो सबसे बड़ी किताब है वह कौन सी है, वह कामराज रतिसार है। कामराज रतिसार कितने भागों में लिखी गई है, महाराणा कुंभा द्वारा 7 भागों में। हालांकि वह 7 भाग हमें याद नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ इतना याद रखना है कि महाराणा कुंभा द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी, कामराज रतिसार, कितने भागों में लिखी गई है, 7 भागों में लिखी गई है। और दूसरी किताब की हम बात करें संगीत राज, यह कितने भागों में लिखी गई है, यह 5 भागों में लिखी गई है। और हालांकि इसके भाग जो कि एक को याद रखने हैं, तो इसके जो 5 भाग है उनका नाम क्या है, सबसे पहला भाग है पाठ्यरत्न कोश। मैं एक बार यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, आप फिर एक एक चर्चा करते हैं। ये किसके 5 भाग हैं, तो यह है संगीत राज जो कि महाराणा कुंभा द्वारा लिखित पुस्तक है, उसके 5 भाग है। कौन कौन से, पाठ रतन कोश, नृत्य रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश और रस रतन कोश। यह महाराणा कुंभा द्वारा लिखित किताबों के क्या है, नाम है, और ये उसके 5 भाग है। अब इनको याद करने की ट्रिक है कि आप नॉर्मली ऐसे याद कर सकते हो कि कोई भी जैसे कि पाठ बजेगा, पाठ बजेगा उसमें क्या बजेंगे, उसमें क्या लिखे हुए हैं, गीत लिखे हुए हैं, गीत सुनेंगे तो क्या करेंगे, हम नृत्य करेंगे, नृत्य करेंगे तो क्या बजेंगे, वाद्य यंत्र बजेंगे, और जब वाद्य यंत्र बजेंगे तो उसके लिए हमें क्या आएगा, रस आएगा। तो इस प्रकार से आप इन 5 भागों को याद कर सकते हो। तो ध्यान रखना है कि महाराणा कुंभा की जो किताबें हैं कौन कौन सी है, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत क्रम दीपिका और हरिवार्तिका। कामराज रतिसार कितने भागों में है, 7 भागों में, और संगीत राज कितने भागों में, 5 भागों में।
तो ये आपको संगीत राज के जो 5 भाग हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। अब इनके अलावा हम चर्चा करें कि कुंभा साहित्य में ये रुचि लेता था, इसलिए उसने इतनी सारी किताबें लिखी। उसके अलावा कुंभा क्या करता था? कुंभा ने टीका लिखा कि जो पूर्व में जो किताबें लिखी जा चुकी है किसी और राइटरों द्वारा, तो कुंभा ने वह सारी किताबें पढ़ी। कुंभा स्वयं भी किताब लिखता था, दिन में वह युद्ध करता था, रात में क्या लिखता था? अपने नोट्स बनाता था, यानी कि किताबें लिखता था। तो महाराणा कुंभा ने जो भूतपूर्व में जो भी राइटर किताब लिखे गए उनको भी पढ़कर वहां पर कुंभा ने कहा कि मैं तो विद्वान हूँ, मैंने तो ये सब चीजें पढ़ ली, लेकिन बाकी लोग कैसे पढ़ पाएंगे? इसलिए महाराणा कुंभा ने उनके क्या किए? नोट्स तैयार किए, यानी कि उन पर टीका लिखी। किसी भी किताब को अगर हम संक्षिप्त या छोटे रूप में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टीका बोलते हैं। तो महाराणा कुंभा ने भी कुछ टीका लिखी, तो हम अगला हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा की टीका है। तो महाराणा कुंभा ने कुल 3 टीकाएँ लिखी हैं। सबसे पहले तो एक जयदेव नाम के राइटर हुए हैं, उनकी किताब का नाम था गीत गोविंद। जयदेव की किताब का क्या नाम था? गीत गोविंद। उस पर महाराणा कुंभा कौन सी टीका लिखता है? रसिक प्रिया। उस पर कौन सी टीका लिखता है? जयदेव की किताब पर कौन सी टीका लिखता है? रसिक प्रिया। उसके सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर टीका। एक टीका का नाम क्या है? संगीत रत्नाकर, जो किसकी किताब है? सारंगधर। और एक बाण भट्ट की टीका। आपको ध्यान रखना है कि कुंभा द्वारा कितनी टीके लिखी जाती है? बाण भट्ट। और बाण भट्ट द्वारा जो किताब लिखी जाती है उसका नाम है संधि शतक। बाण भट्ट की संधि शतक पर टीका। तो यह महाराणा कुंभा द्वारा कितनी टीकाएं लिखी गई हैं, यानी कि कितनी बुकों के नोट्स बनाए गए हैं? तो 3 बुकों के। कौन कौन से? जयदेव की गीत गोविंद पर कौन सी टीका लिखी है उन्होंने? रसिक प्रिया। उसके अलावा सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी हुई है, और बाण भट्ट की संधि शतक पर टीका लिखी हुई है। महाराणा कुंभा ने कुल कितनी टीकाएं लिखी हुई है? तो महाराणा कुंभा ने कुल 3 टीका, यानी कि 3 शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए हैं। तो यह है महाराणा कुंभा की टीकाएं। टीका का सीधा सा मतलब क्या होता है कि किसी भी किताब को हम शॉर्ट रूप में लिखते हुए। मेवाड़ की हिस्ट्री अगर आप बाहर से ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ोगे तो एक एक राजा के बारे में 10-10 किताबें लिखी जा चुकी है, लेकिन आप इस क्लास में जो भी पढ़ रहे हो कि मैं यहाँ पे सिर्फ संक्षिप्त रूप बता रहा हूँ कि एक राजा के बारे में ज्यादा से ज्यादा 1 पेज की डिटेल्स पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी राजा के बारे में वहां पर 10-10 किताबें लिखी गई हैं। तो मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ वह एक तरह से क्या हो गया? शॉर्ट रूप हो गया। तो वह एक तरह से क्या हो गई? टीका हो गया, कि मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ? आपको राजस्थान हिस्ट्री की टीका पढ़ा रहा हूँ। तो इसका हर किताब का छोटा छोटा शॉर्ट रूप। तो महाराणा कुंभा ने 3 टीका लिखे। कौन सी? जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका, संगीत रत्नाकर की सारंगधर, और बाण भट्ट की चंडी शतक पर टीका लिखे। टीका लिखने के अलावा महाराणा कुंभा ने नाटक भी लिखे हैं। कौन से? तो महाराणा कुंभा के नाटक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि साहित्य में महाराणा कुंभा ने खूब काम किया है, इसलिए हम बोलते हैं कि महाराणा कुंभा राजस्थान के एकमात्र ऐसे राजा हैं जिनमें सारे गुण कूट कूट के भरे हुए हैं, कि यह साहित्य प्रेमी थे, यह कला प्रेमी थे, म्यूजिक प्रेमी थे यानी कि संगीत प्रेमी थे, और महानतम सेना नायक भी ये थे। अब कुंभा के जब हम नाटकों की बात करें तो कुंभा ने कितने नाटक लिखे हैं? तो कुंभा ने 4 नाटक लिखे हैं। मैं आपको नाम लिख लेता हूँ। सबसे पहले अतुल्य चातुरी। एक है मुरारी संगति। नंदिनी वृत्ति। और एक है रस नंदिनी। यह महाराणा कुंभा द्वारा 4 नाटक लिखे गए हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चारों नाटक किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? अलग अलग लैंग्वेज में लिखे गए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि महाराणा कुंभा को बहुत सारी भाषाओं का भी ज्ञान था, कि उन्होंने ये नाटक लिखे हैं, ये खुद कुंभा के नाटक है, और यह नाटक उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज में लिखे गए हैं। जैसे कि अतुल्य चातुरी किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि जो अतुल्य चातुरी नाटक है वह कौन सी भाषा में लिखा गया है? वह संस्कृत में। जो मुरारी संगति है वह कौन सी भाषा में लिखा गया है? वह कन्नड़ में। नंदिनी वृत्ति कौन सी भाषा में लिखा गया है? वह मराठी भाषा में। यानी कि कौन कौन सी भाषा महाराणा कुंभा को ज्ञान था? संस्कृत, कन्नड़ और मराठी जैसी भाषा में नाटक लिख रहे हैं। उसके बाद में कुंभा ने सोचा कि जो रस आएगा, जो मजा आएगा, वह तो अपनी
ठेठ बोली अपनी राजस्थानी। और उस समय कुंभा कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। मेवाड़ में कौन सी भाषा बोली जाती थी? मेवाड़ी। तो ध्यान रखना है कि जो रसनंदिनी है वह कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो मेवाड़ी भाषा में। तो ध्यान रखना है कि कुंभा के 4 नाटक चारों अलग अलग भाषा में कौन कौन से हैं? अतुल्य चातुर्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। मुरारी संगति कौन सी भाषा में लिखा गया है? कन्नड़ में। नंदिनी वृत्ति कौन सी भाषा में लिखा गया है? मराठी में। और रसनंदिनी कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो यह मेवाड़ी में लिखा गया है। अब कुंभा खुद इतना महानतम था, इतना संगीत प्रेमी, साहित्य प्रेमी था, तो इसके दरबार में जो रहने वाले थे वह भी क्या थे? साहित्य में अलग अलग रुचि रखते थे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान कि महाराणा कुंभा के दरबार में कौन कौन रहते थे? तो हम पढ़ते हैं दरबारी विद्वान। एक दरबारी विद्वान का नाम जो हमें मिलता है उनका नाम है कान्य व्यास। तो पहले दरबारी विद्वान का नाम मिलता है, उनका नाम क्या है? कान्य व्यास। इनकी एक पुस्तक है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उस पुस्तक का नाम क्या है? एकलिंग महात्म्य। तो ध्यान रखना है कि एकलिंग महात्म्य पुस्तक के राइटर का क्या नाम है? एकलिंग महात्म्य पुस्तक के राइटर का नाम है कान्य व्यास, जो कि किसके दरबारी विद्वान थे? कुंभा के दरबारी विद्वान थे। इस पुस्तक के बारे में ये लिखना है कि जो इसका पहला भाग था, पहला भाग इस पुस्तक का, वह किसके द्वारा लिखा गया है? वह महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया है। क्योंकि महाराणा कुंभा द्वारा कौन सा भाग, एकलिंग महात्म्य का कौन सा भाग लिखा गया था? पहला भाग लिखा गया था, इसलिए उस भाग को किस नाम से जानते हैं? राजवर्ण। एकलिंग महात्म्य के पहले भाग को हम किस नाम से जानते हैं? राजवर्णन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि कुंभा द्वारा लिखा गया है। कुंभा द्वारा लिखा गया है। जब कान्य व्यास ने एकलिंग महात्म्य किताब लिखी तो महाराणा कुंभा को दिखाई। महाराणा कुंभा ने बोला कि मुझे नोट्स पसंद नहीं है, इसका पहले नोट्स मैं बनाऊंगा। इसलिए जो इसका पहला भाग था, जो पहला संस्करण, पहला एडिशन था, वह लिखता है महाराणा कुंभा लिखते हैं। महाराणा कुंभा वह पहला भाग लिखते हैं, इसलिए उस पहले भाग को क्या बोलते हैं? हम राजवर्णन बोलते हैं। तो ध्यान रखना है किस किताब का पहला भाग महाराणा कुंभा ने लिखा था? एकलिंग महात्म्य का। एकलिंग महात्म्य के राइटर कौन थे? कान्य व्यास, जो कि किसके दरबार में रहते थे? तो वह महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे। इसके अलावा हम बात करें कि जो दूसरे राइटर की बात करें हम, तो दूसरे राइटर है मेहाजी। दूसरे राइटर क्या नाम है? मेहाजी। इनकी किताब का नाम याद रखना है आपको, तीर्थमाला। इनकी किताब है, उसका क्या नाम है? तीर्थमाला। नाम से पता लग रहा है कि किसकी जानकारी होगी इस किताब में? तीर्थों के बारे में। तीर्थों के बारे में, धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी होगी। लेकिन इसमें कितने तीर्थों की जानकारी है? तो 120 तीर्थों की जानकारी है। तो ध्यान रखना है कि तीर्थमाला जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? मेहाजी द्वारा। किसके दरबार में रहते थे? महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? तीर्थमाला। कितने तीर्थों की जानकारी देती है? 120 तीर्थों की जानकारी देती है। और कान्य व्यास जी जिनकी किताब का क्या नाम है? एकलिंग महात्म्य, और जिसका पहला भाग क्या कहलाता है? राजवर्णन कहलाता है। तो यह किताबें किसके द्वारा लिखी गई हैं? महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान के। आगे की डिटेल क्लास में और भी इनके दरबारी विद्वान है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।